हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल, जो कि क्लास 10th का 5th चैप्टर है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर भी है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कार्बन चैप्टर और पीरियोडिक टेबल, ये मेरे दोनों फेवरेट चैप्टर हैं। रीजन ये है कि एक तो ये थोड़े से मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में इसमें मजा आता है। और दूसरा ये है कि आगे की केमिस्ट्री जो है वो इन्हीं दो चैप्टरों पर ज्यादा डिपेंडेंट है। जब आगे आप लोग 11वीं 12वीं में जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि कार्बन चैप्टर और पीरियोडिक टेबल चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 10वीं क्लास में जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, खास करके कार्बन और पीरियोडिक टेबल चैप्टर अच्छा होता है, उन्हें 11वीं 12वीं में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आई रिक्वेस्ट कि मैं सारी चीजें यहां पे लिखवाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। आप लोगों को बीच बीच में वीडियो रोक रोक के अपना नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है सो पहले से टाइप की हुई आएंगी। तो आपको वीडियो को रोक रोक के रिकॉर्ड जो है वो रोक रोक के अपना देखना है, नोट डाउन करना है। और चूंकि अगर आप रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं तो आप अपना 1.25 पर भी करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी होगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। बेहतरीन चैप्टर, एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, और जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5, जिसको कि हम लोग नॉर्मल टर्म्स में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके, चलिए तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। और इंट्रोडक्शन में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग एक बात सभी लोग जानते हो, यू नो डेट, आप सभी लोग एक बात जानते हो कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर है, जितने भी हमारे आसपास में मैटर है, चाहे बुक, टेबल, पेंसिल, पत्थर, ईंट वगैरह वगैरह, कुछ भी ले लो, कोई भी चीज ले लो, कोई भी मैटर ले लो, चाहे वो सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, ये सारी चीजें किस चीज से मिलके बनी है? या तो एलिमेंट से मिलके बनी है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर से मिलके बनी है। जब किसी भी चीज को तुम तोड़ोगे, तोड़ते जाओगे, तो सबसे छोटी चीज हमें क्या मिलती है? एटम या एलिमेंट। एटम बोलो तो या एलिमेंट बोलो तो, यानी कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? एटम होता है। वो खैर दूसरी बात है कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चूंकि ये वो अंदर की बात है जिसको कि हम लोग तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन हम अलग हटा दिए, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग। वो एटम के अंदर ही है। अगर मैटर को तोड़ा जाए, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को, तो सबसे छोटी चीज हमें क्या मिलती है? एलिमेंट मिलती है, एटम मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए मैंने लिख रखा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम या एलिमेंट। अच्छा, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे मान के चलिए लोहे का टुकड़ा है। तो क्या लोहे का टुकड़ा कहीं धरती पे ऐसे ही फेंका हुआ था और हमने उठा लिया? ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोहे का एक टुकड़ा कहीं फेंका होगा, हमने उठा लिया और अपना काम कर लिया उस लोहे के रॉड से। क्या होगा? कहीं कहीं लोहे के छोटे 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 कण, छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे वो मिट्टी में मिले होंगे, छोटे 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 कण। ठीक है, हमें साइंटिस्ट लोगों ने यह पता किया कि भैया फलाने जगह की मिट्टी में आयरन है। अच्छा, आयरन है, चलो वहां के मिट्टी को लाओ। तो वहां के मिट्टी को लाया गया, उसको प्रोसेस किया गया, बहुत सारी प्रोसेस की गई, और प्रोसेस करने के बाद आयरन को हम लोगों ने निकाल लिया बाहर। ठीक है ना, जो कि आप लोग ऑलरेडी पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने आयरन को निकाल लिया। फिर आयरन के एक एक पार्टिकल को, एक एक एटम को, एक एक कण को हमने आपस में मिला मिला के हमने बहुत बड़ा लोहे का रॉड बनाया, या जिस आकार का आप बनाना चाहते हैं आपने बनाया। तो जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? वो है एटम, एलिमेंट। ठीक है, अभी तक एट प्रेजेंट
अभी तक 2022 चल रहा है ये, तो 2022 तक अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। आप लोग सभी लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल, मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया है, दिखाया है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जो देखते हो ना 118 एलिमेंट्स, अभी तक 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। उस 118 एलिमेंट्स में से जो 98 है वो नेचुरली है, मतलब कि वो नेचर में पाया जाता है। वो क्या है? वो नेचर में पाया जाता है, हमें कहीं ना कहीं मिला है। जैसे कि फलाने जगह पर आयरन की मात्रा ज्यादा है, फलाने जगह पर फास्फोरस है, उस जगह पर एल्युमिनियम है। ऐसे सुनते हो ना कि हमारे देश के इस हिस्से में लोहे का खदान मिला, मतलब वहां के मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, फास्फोरस का खदान मिला, लिथियम का खदान मिला, इस तरीके से आप लोग सुनते होंगे नाम। तो वही बात है कि ये 98 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर में पाए जाते हैं। और बाकी के बचे हुए आप देखो लगभग 20 बच गए ना, तो जो 20 बच गए वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। मतलब हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कोशिश करके, साइंटिस्ट ने कोशिश करके कुछ नए तरह के एलिमेंट्स, एटम बनाने की कोशिश की गई है, जो कि 20 है। तो ये बात भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, मैंने यहां पे लिख भी रखा है कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स नोन है, और जिसमें से 118 में से 98 नेचुरली हैं और 20 जो है वो मैन मेड है। ओके, अब ये जो 118 एलिमेंट्स हमने खोजे, ये तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक दिन में ही 118 एलिमेंट्स खोज लिए गए होंगे। काफी समय लगा होगा इसमें, काफी समय लगा होगा। पहले एक खोजा गया होगा, फिर कोई साइंटिस्ट ने किसी दूसरे एलिमेंट को खोजा होगा, फिर किसी ने तीसरे को खोजा होगा। इस तरीके से करके एक एक करके बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे गए। ठीक है ना? तो जब सारे एलिमेंट्स खोज लिए गए तो इन 118 एलिमेंट्स को कैटेगराइज्ड किया गया अलग अलग ग्रुप और अलग अलग पीरियड में। अलग अलग ग्रुप और अलग अलग पीरियड में इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के आधार पर। किसके आधार पर? प्रॉपर्टी के आधार पर। जैसे कि आप लोग यहां पे पीरियोडिक टेबल देखो जरा। इस पीरियोडिक टेबल को पता नहीं मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा। हालांकि पढ़ना तो इसी के बारे में है, फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। देखो, अब देखो, एक नंबर हाइड्रोजन यहां है, फिर हीलियम यहां चला गया, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन यहां चला गया। ठीक है, तो क्या रीजन है, क्या रीजन है कि यहां पे हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को एक लाइन में रखा है, मतलब एक ग्रुप में रखा है, ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप नंबर 2 में हमने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को रखा है। इस तरीके से करके देखो, ये 3, 4, 5 ऐसे ही करके 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। सॉरी 18, हाँ 18 ग्रुप है, मैं पीरियड लिख रहा था। और यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पीरियड है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं ऊपर से नीचे, और पीरियड है दाहिने से बाएं 7। आखिर क्यों ऐसे क्यों रखे गए एलिमेंट को? कुछ तो खास बात होगी ना। तो ये जो 118 एलिमेंट्स अभी आपके सामने दिख रहे हैं, ये 118 एलिमेंट्स की कुछ खास बातें थी, कुछ इनकी प्रॉपर्टी थी, उसी के हिसाब से हमने यहां पे रखा है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने पिछले लेक्चरों में ये बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दिया है, लेकिन इस लेक्चर में भी मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप लोग समझ गए सभी लोग कि 118 एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड्स में रखे गए हैं। किस आधार पे? उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के आधार पे, जो कि हम लोग पूरे चैप्टर के दौरान वहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। ये बात करते हैं कि भैया ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये एक साथ तो नहीं खोजे गए, और ऐसा भी नहीं है कि एक खोजा गया और उसको पीरियोडिक टेबल पहले से ही फिक्स था, भगवान ने बना के दे दिया था और हमने वहां पे फिक्स कर दिया। ऐसा भी नहीं था। यानी कि कुछ एलिमेंट्स की खोज होती गई और उनको अलग अलग साइंटिस्ट जो थे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज्ड करते गए। ठीक है, शुरुआत में जैसे 10, 15 या 20 एलिमेंट्स की खोज हुई, किसी साइंटिस्ट ने उनको
कतार में एक लाइन में रख दिया। कोई साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 3-3 के ग्रुप बना के रखो। कोई साइंटिस्ट आए कहे नहीं नहीं नहीं, इसको 8-8 का ग्रुप बना के रखो। किसी ने कहा कि नहीं 10 का ग्रुप बना के रखो। मतलब जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उस समय तक जितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे उन एलिमेंट्स पर अपनी एक्सपेरिमेंट किए और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जाना समझा, और उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने लॉ दिए, अपने अपने नियम दिए। हम लोग इस चैप्टर में 3 ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने कुछ एलिमेंट्स के ऊपर अपनी खोज की और उन्होंने अपना लॉ दिया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले साइंटिस्ट वो थे 1817, एक मिनट, 1817 में साइंटिस्ट का नाम है डोबेराइनर। बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट, बहुत बेहतरीन। इन्होंने उस समय तक जितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे 1817 ईस्वी तक, ठीक है, मैं पहले छोटा सा इंट्रो देता हूं फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। 1817 तक कहानी आप लोग पहले सुनिए, ये कहानी की तरीके आप लोग सुनेंगे ना तो बहुत मजा आएगी, ठीक। 1817 तक डोबेराइनर जो थे, जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक खोजे जा चुके थे, 15, 20, 25 जितने भी खोजे जा चुके हों, उन्होंने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को अपने जो भी उनके पास था उसके आधार पर उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, सबके प्रॉपर्टीज को समझा, और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो कि 3-3 का ग्रुप बना लो। कितने का? 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना लो, और ये जो तीनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। उन्होंने क्या कहा कि 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया उन्होंने, और कहा कि इन तीनों एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा, और एटॉमिक मासेस के आधार पर उन्होंने रखा। जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले, फिर उससे ज्यादा था उसको, फिर ऐसे करके उन्होंने रखा, और उन्होंने एक नियम बनाया। तो जो उन्होंने नियम बनाया वो कुछ एलिमेंट्स पर सही साबित हुए, कुछ एलिमेंट्स पर सही साबित हुए, लेकिन सारे एलिमेंट्स पर सही साबित नहीं हुए। तो इसीलिए डोबेराइनर बाबा का जो लॉ था वो हो गया फेल। क्लियर? अभी डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल थोड़ी मोरी बात समझ में आ गई। 3-3 उन्होंने ग्रुप बनाया, इसीलिए कहा जाता है डोबेराइनर्स ट्रेड्स लॉ। ट्रेड्स क्यों? क्योंकि 3 थे उसमें, तो 3 से ट्रेड्स बना। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, अभी मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूं। फिर 1817 के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो आए थे 1865 या 1606 के आसपास, कहीं कहीं 65 लिखा है, कहीं कहीं 66 लिखा है। इनका नाम था न्यूलैंड्स जब आए 1866 में, उस समय तक 56 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। कितने एलिमेंट्स की? 56 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। और उन्होंने क्या किया कि इन 56 एलिमेंट्स को एक लाइन में, एक रेगुलर मैनर में इन्होंने रखा, और कहा कि जो हम लोग इन 56 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, मतलब जो सबसे हल्का है उसको पहले, फिर उससे भारी वाला, फिर उससे भारी वाला, फिर उससे भारी वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखेंगे, तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलेगी। क्या मेरी बात समझ गए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में जब रखेंगे तो 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले के बराबर होगा। यानी उन्होंने क्या किया कि पहला वाला रखा, फिर दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, फिर कहा कि 8वां अब यहां आ जाएगा। फिर उन्होंने 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, फिर कहा कि 15वां एलिमेंट यहां आ जाएगा। और ये कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और उन्होंने कहा कि इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सब की एक जैसी होगी, इन सब की एक जैसी होगी। ये काफी हद तक सही बता बैठे, मतलब 56 एलिमेंट्स थे और ये लगभग 18-20 एलिमेंट्स की सही सही इन्होंने बातें बताई, लेकिन फिर भी इनसे थोड़ी बहुत चूक हो गई और इन्होंने उस लॉ को, इसलिए कारण से उनका लॉ जो है सो फिर से फेल हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बात और, न्यूलैंड्स ने जो ये लॉ बनाया था ना, ये जानते हो किस आधार पर बनाया था?
इन्होंने बनाया था, ये बहुत ही संगीतकार टाइप व्यक्ति थे। इन्होंने जो हमारे जो गाने होते हैं ना, म्यूजिक के जो टोन होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, सात होते हैं ना, फिर नी के बाद सा आ जाता है, उसी के आधार पर इन्होंने बनाया था। अभी मैं बताऊंगा, अभी इसको आगे उसका टेबल भी बना के दिखाऊंगा, टेबल भी है मेरे पास, एनसीईआरटी में भी है। तो उसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि जैसे गाने की टोन चलती है सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, वैसे ही इन्होंने कहा कि हमारा भी सेम वैसे ही सात के बाद आठवां एलिमेंट आ जाएगा। हो सकता है इनको म्यूजिक का ज्यादा शौक हो, ये भी कॉलेज वॉलेज में हो तो गिटार उटार लेकर बजाते होंगे, क्यों, मौज मस्ती करते होंगे ये भी। तो इनको म्यूजिक का मतलब नॉलेज था, तो उसी के आधार पर इन्होंने बनाया और क्या कहा कि आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के जैसी होगी। लेकिन ये लॉ जो है ये फेल हो गया, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स पर ही कारीगर हुआ। मैंने बताया ना 18-20 एलिमेंट्स पर ही कारीगर हुआ, 20 तक कहा जाता है कि कैल्शियम तक ही ये कारीगर हुआ, उसके बाद ये फेल हो गए। ठीक है, ओके। फिर इसके 3 साल बाद 1869 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। भैया बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट, बहुत जबरदस्त मेंडलीव आया। इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने क्या कहा, उस समय तक जब मेंडलीव आए थे उस समय तक 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और 63 एलिमेंट्स की जो खोज हो चुकी थी, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को लगभग लगभग सारे एलिमेंट्स को इन्होंने सही तरीके से अरेंज कर दिया। इनका भी फंडा वही था कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन इन्होंने अपना कुछ ग्रुप्स बनाए, अपने कुछ पीरियड्स बनाए, ग्रुप्स के अंदर भी सब ग्रुप्स बनाए, कुछ इन्होंने किया, अपने तरीके से किया, और उसके बाद इन्होंने अपना एक पूरा का पूरा टेबल बनाया जो कि उस समय 63 एलिमेंट्स जो खोजे जा चुके थे उन सब पर सही साबित हो रहा था। बात समझ में आ रही है ना? हम लोग आज के समय में जो नया पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाया, मेंडलीव से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मतलब सोचो 1869 में ही उन्होंने 63 एलिमेंट्स जितने खोजे जा चुके हैं उसी का उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज कर दिया था इन सब के प्रॉपर्टी के आधार पे। क्या मेरी बात समझ गई? तो लेकिन फिर भी इनमें भी कुछ खामियां थी, इनमें भी कुछ कमियां थी, और आगे चल के जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स की खोज होती गई वो फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं बैठ पाया, जिसके कारण से मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल जो है वो फेल माना जाता है। क्योंकि हमें तो सारे एलिमेंट्स को बैठाने हैं ना, 63 से तो काम चलेगा नहीं, तो मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने खोज की, धीरे धीरे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज होती गई होती गई होती गई। जब 108 या 110 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, तब 1913 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी। इन्होंने एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम पे सारे एलिमेंट्स को रखा। एटॉमिक नंबर हेनरी ने कैसे रखा? एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अच्छा, और मेंडलीव ने, न्यूलैंड ने और डोबनायरन ने कैसे रखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के आधार पर रखा था। इस कारण से वो लोग थोड़ा सा फेल हो रहे थे। और हेनरी ने, जब हेनरी आए 1913 में, उस समय तक क्या हुआ था कि एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसकी बहुत अच्छी जानकारी हो गई थी। तो इन्होंने एक एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था और उसके आधार पर इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे अपना टेबल बनाया, जिसको कि हम लोग आज के समय में पढ़ते हैं। उसके बाद इसको जो है सो नील्स बोहर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इस पर काम किया, और हेनरी और बोहर का ही जो पीरियोडिक टेबल है दोनों की मिली भगत ही है, उसी को आज हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, क्या इसका क्रेडिट हेनरी और बोहर को जाता है? क्या आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है,
मुझे तो लगता है कि भैया इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है सो डोबनायर को जाना चाहिए। देखो, जो चीज की शुरुआत करता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज की शुरुआत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद न्यूलैंड ने भी अच्छा खासा समझाया, और सबसे बेहतरीन मेंडलीव ने समझाया। मेंडलीव ने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, और 63 एलिमेंट्स जो उस समय तक खोजी जा चुकी थी, उनको एक बेहतरीन तरीके से अरेंज किया था। ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले डोमिनायर से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या खोज की, कैसे खोज की, और फिर उनमें क्या कमी रह गई। फिर वैसे ही हम लोग न्यूलैंड का देखेंगे, फिर उसके बाद मेंडलीव का देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपने नए पीरियोडिक टेबल हेनरी और बोहर का भी देखेंगे। और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम लोग अभी के समय में जो पीरियोडिक टेबल प्रयोग कर रहे हैं ना, उस पीरियोडिक टेबल में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग से यही निवेदन है कि आज तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं। आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन कहानी आप लोगों को मजेदार लगी होगी, समझ में आया होगा कि हाँ, कैसे चीजें चलती हैं, कैसे चीजें होती हैं, और हमें पढ़ना कैसे है। अब हमें रास्ता क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डोमिनायर से शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।